हेलो एवरीवन स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। और गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत 4 से 5 एप्लीकेशन हमारे को पढ़नी है। ठीक है, एक तो पढ़ेंगे हम तार के कारण कितना होगा, विद्युत क्षेत्र उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पट्टिका की वजह से कितना होगा, परत की वजह से कितना होगा, चालक गोला होगा या गोलीय कोश होगा, या फिर एक अचालक गोला है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना होगा। इस सारे पॉइंट के बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए, मैं मंगल सूत्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे से चैनल मेंटोर मंगल पे। कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एक समान आवेशित एक अनंत लंबाई का सीधा तार है और उसकी वजह से निकालना है विद्युत क्षेत्र। कैसा तार दिया गया है? एक समान आवेशित है। एक समान आवेशित का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अपने पास में एक वायर है, इस पर सभी जगह पे जो आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आवेश ज़्यादा है और यहाँ पे आवेश है ही नहीं, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत है या फिर हल्का सा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। असमान बोलते हैं इस प्रकार के आवेश को। आवेश कैसा है? एक समान, यानी कि पूरे भाग पर एक जैसा आवेश फैला हुआ है। क्लियर है उसके, यानी कि हमारे और अनंत लंबाई का तार दिया गया है, यानी कि एक वायर है अपने पास में, ये वायर है और ये धनावेशित है। कैसा है बेटा? धनावेशित है। धनावेशित तार दिया गया है और अनंत लंबाई का है। कोई बोलेगा सर ऋणावेशित भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये अनंत लंबाई का है, यानी कि यहाँ पर ऊपर ठेठ कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। अब अनंत तक बनाना बोर्ड पे संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, डैश डैश से बना देते हैं। मतलब ये अनंत तक जा रहा है और नीचे भी अनंत तक जा रहा है। क्लियर है? एक ऐसा तार दिया गया है और इस तार से r दूरी पर एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर P पॉइंट, और यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परिमाण ज्ञात करना भी सीखेंगे कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा इस पूरे तार की वजह से, वो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा, वो इस तार के लंबवत होगी। हमेशा ध्यान रखना, जब विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जब गुणधर्म की बात करते हैं तो वहां पे मैंने एक पॉइंट भी लिखवाया था आपको। पॉइंट क्या हमने बेटा लिखा था? पॉइंट लिखा था कि कोई भी एक चालक होता है तो उसकी वजह से जो विद्युत बल रेखा होती है वो हमेशा चालक की सतह के लंबवत होती है। धनावेश होगा तो लंबवत बाहर की ओर होगी और ऋणावेश होगा तो लंबवत अंदर की ओर होगी। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे धनावेश है तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा, यानी कि विद्युत बल रेखा जो आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली होगी। अब कैसे समझे इस बात को हम? तो यहां से ठीक है, वहां पे तो हमने पॉइंट मेंशन किया था, लेकिन वो आया कैसे बाहर की ओर, इस चीज को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे यहाँ पे दिशा क्या आएगी, और देन उसके बाद में बात करेंगे हम उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे दिशा ज्ञात करना, कि यहाँ पे जो भी विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी दिशा क्या होगी, दिशा ज्ञात करना। ठीक है, तो दिशा ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद में देन हम बात करेंगे परिमाण कितना होगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का, उसकी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे को विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है कि इस पूरे तार की वजह से इस पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि इस पूरे तार को अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। एक मैंने अल्पांश ऊपर की ओर लिया, यहां से L लंबाई पर, ये मान लेते हैं पॉइंट O है, तो यहां से पॉइंट O से L लंबाई पर ऊपर की ओर एक मैंने एक अल्पांश ले लिया DL। ये मेरे पास में एक अल्पांश है DL, जिस पर आवेश की मात्रा कितनी है? DQ है। अरे अल्पांश है, छोटा सा भाग है ना DL, तो आवेश भी कितना होगा? छोटा सा है ना। कैसा होगा? छोटा सा। यहां पर भी देखेंगे अपन, देखिए यहां पर जो आवेश है DQ है, एक छोटा सा आवेश है और छोटे से आवेश को अपन बिंदु आवेश मान सकते हैं, और बिंदु आवेश की वजह से किसी भी पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र को निकाल सकते हैं। यानी कि आपको पूछा जाए कि यहाँ पे जो DQ आवेश है एक बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश की वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो बेटा मैंने डायरेक्शन बताने के लिए भी आपको एक तरीका बता रखा है। तरीका क्या है कि ये वाला जो बिंदु आवेश है और इसकी वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक लाइन के द्वारा मिला देंगे। दोनों को आप एक लाइन के द्वारा मिलाओ। ठीक है,
दोनों को मैं एक लाइन के द्वारा मिला देता हूं इस तरीके से, ये मैंने दोनों को लाइन के द्वारा मिला दिया, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, x डिस्टेंस है। अब इसकी वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा इस P पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हमेशा डायरेक्शन ध्यान रखना, इस रेखा पर डायरेक्शन आएगी। ऋणावेश होता तो डायरेक्शन अंदर की ओर होती, क्योंकि ये धनावेश है तो डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की ओर आएगी। यानी कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा इसकी वजह से उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो बाहर की ओर आएगी इस तरीके से, DE। अरे आवेश कितना छोटा सा, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या आएगा, छोटा सा आएगा, है ना, DE आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं क्या करता हूं कि L लंबाई पर जैसे आपने अल्पांश ऊपर लिया है वैसे अल्पांश आप नीचे भी ले सकते हो ना। L लंबाई पर जितना ऊपर लिया है L लंबाई पर नीचे भी एक अल्पांश ले लो। ये मैंने ले लिया DL अल्पांश, ये दोनों अल्पांश बराबर है तो यहाँ पर आवेश की मात्रा भी क्या होगी, DQ होगी। यहाँ पर DQ है तो यहाँ पर भी DQ होगी। इस DQ की वजह से हम विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, ठीक है। इस DQ की वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे उसकी जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन बताने का तरीका क्या है लाला, डायरेक्शन बताने का तरीका होता है कि हम इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को अपन मिला लेते हैं इस तरीके से, तो जो DE की डायरेक्शन आएगी वो ये वाली निकल के आ जाएगी। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जो DE की डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो भी एक छोटा सा आएगा। आवेश कितना है, छोटा सा, तो विद्युत क्षेत्र भी आएगा छोटा सा और डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की ओर आएगी। क्लियर है। यानी कि मैं जब यहाँ पे दो अल्पांश ले रहा हूँ, DL ऊपर भी लिया और DL नीचे भी लिया, और इन दोनों की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालूंगा तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में आ रहा है और इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इन दोनों का आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा कि भाई इन दोनों का रिजल्ट होगा वो कौन सा निकल के आएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में निकल के आएगा। मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। सर्वांग सम का पता कैसे करोगे, अरे ये वाली जो R भुजा है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, ये वाली लंबाई L है तो इसके लिए भी ये लंबाई L है। जब ये दोनों दो लंबाई बराबर है तो तीसरी लंबाई को तो बराबर होना पड़ेगा, ये x और ये x। देखो यहाँ पर एंगल 90 है तो ये भी एंगल 90 है, यानी कि यहाँ पे दोनों त्रिभुज में मतलब वो सर्वांग सम है। ये x होगा तो ये भी बेटा कितना होगा, x होगा। मतलब इस आवेश की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र DE है तो इस आवेश की वजह से भी विद्युत क्षेत्र ये D ही आएगा। क्लियर है। ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को सरल करने के लिए इस DE को मैं दो घटकों में तोड़ देता हूँ। इसका एक घटक आएगा इस दिशा में और एक घटक आएगा ऊपर की ओर। ये एंगल थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा DE cos थीटा और ये वाला आ जाएगा DE sin थीटा। हमेशा ध्यान रखना जिसके साथ में एंगल बनता है वो cos घटक होता है और इसके अपोजिट होता है वो DE sin थीटा होता है। इसी प्रकार से मैं इस DE के भी दो घटक करता हूँ। एक घटक आएगा नीचे की ओर, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, यानी कि इसका भी जब मैं ये घटक निकालूंगा तो बेटा वो निकल के आएगा DE cos थीटा और इसका ये घटक कौन सा आएगा, DE sin थीटा। अब देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने दोनों सदिशों का परिणामी निकालने के लिए इनको हमने चार भागों में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से DE sin थीटा ये वाला और ये वाला DE sin थीटा दोनों परिमाण में समान है। देखो दोनों की वैल्यू बराबर है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, और दिशा विपरीत होने की वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यानी कि हमारे पास में DE cos थीटा और DE cos थीटा ये दोनों बचेंगे और दोनों की दिशा समान होने की वजह से ये दोनों घटक जुड़ जाते हैं और नेट इन दोनों का जो आप विद्युत क्षेत्र निकालोगे वो भी इसी दिशा में प्राप्त होता है। यानी कि आपको इन दोनों की वजह से जो आएगा नेट DE, जो नेट आएगा वो कितना आएगा, तो अपन लिखेंगे 2DE cos थीटा लिखेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास में निकल के आ गया, दो अल्पांशों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा वो इस डायरेक्शन में निकल के आ जाएगा। ये तो सिर्फ दो अल्पांशों की वजह से आया है। ऐसा का ऐसा ये जो पूरा तार है वो आप अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसमें से एक अल्पांश यदि आप यहां पर लोगे DL तो एक अल्पांश यहां पर भी होगा DL। इसकी वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालो, इसकी वजह से भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालो और दोनों को जब सरल करोगे तो वो भी विद्युत क्षेत्र इसी डायरेक्शन में निकल के आएगा।
इसी प्रकार से एक अल्पांश यहाँ पर लोगे तो एक अल्पांश यहाँ पर लोगे, उनका भी रिजल्ट निकालोगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में निकल के आएगा। यानी कि जितने अल्पांश आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक लोगे उतने अल्पांश आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी लेना पड़ेगा। यानी कि आप दो दो अल्पांशों के जब जोड़े बनाओगे और उनकी वजह से जो भी विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा उन सभी का रिजल्ट निकालोगे तो वो सभी का रिजल्ट इसी डायरेक्शन में निकल के आएगा। और जब सभी को जोड़ोगे तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इसी डायरेक्शन में निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा कि किसी भी रेखीय आवेशित तार है और अनंत लंबाई का है तो उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं कि तार के परस्पर लंबवत होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने सीखा यहाँ पे। चलिए देखिए बेटा, आप यहाँ से भी है ना विद्युत क्षेत्र, यदि आपको गाउस का नियम नहीं आता है तो आप यहाँ से भी परिणामी विद्युत क्षेत्र यहाँ पे निकाल सकते हो पूरे तार की वजह से। कैसे? आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन की सहायता से भी आप परिणामी विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं कि भाई दो जोड़ों की वजह से इतना आ रहा है तो आप इंटीग्रेशन कर दो यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक उसका इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब हम आगे सीखेंगे बेटा वो परिणामी कितना होगा, कि यहाँ पे जो आएगा गॉस के नियम की सहायता से सीखेंगे कि यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी। तो उसको सीखने के लिए हमारे को 2-3 एक स्टेप है उनको फॉलो करना पड़ेगा और उस स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे आंसर निकालना सीखेंगे। तो पहला लिखेंगे हम परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। परिणामी विद्युत क्षेत्र ठीक है, ये ज्ञात करना हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि गॉस का जो पृष्ठ होता है, मतलब जो भी गॉस का नियम होता है वो एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो जिस भी तार की वजह से या पट्टिका की वजह से या परत की वजह से आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है तो वहां पे गॉस का नियम काम में लेना पड़ेगा और गॉस का नियम काम में लेने के लिए आपको वहां पे एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा और उसी बंद पृष्ठ को बोला जाता है गॉसीय पृष्ठ। तो गॉसीय पृष्ठ बनाते समय आपको 2-3 एक बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप गॉसीय पृष्ठ का सिलेक्शन करते हो तो सिलेक्शन करते समय आपको ध्यान रखना है कि गॉसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान, कोशिश करनी है, यदि समान नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि ए की वैल्यू एक जैसी हो। क्लियर है? या फिर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच में जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे, देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो फ्लक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और यहां से जब हम डॉट को हटाएंगे तो आएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है? अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू, या तो ये थीटा किसके बीच का एंगल है? विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के बीच का। तो जो भी आप पृष्ठ ले रहे हो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे आपने ये पृष्ठ लिया, गोला लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने, तो इसके गोले के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या कोशिश करोगे एक जैसा हो, क्योंकि एक जैसा होने से आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट होगा और बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ई इसी डायरेक्शन में है और एरिया की भी डायरेक्शन ये है, तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा, और 0 बनते ही cos 0 कितना होगा? 1, यानी कि फिर इसको आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? या फिर 90 डिग्री, या फिर आप एंगल क्या रखो, जैसे आपके पास में कोई बेलन ले लिया आपने, ठीक है ना, गॉसी पृष्ठ कैसा ले लिया? बेलन ले लिया। अब यहाँ पे डीए की डायरेक्शन ये होगी, ई की डायरेक्शन ये होगी, तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, और 90 होते ही तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा कि थीटा 90 हुआ, कॉस 90 होते पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, आपको इंटीग्रेशन ही नहीं करना पड़ेगा। यानी कि गॉसी पृष्ठ का सिलेक्शन करते समय 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। ए की वैल्यू कांस्टेंट हो ताकि बाहर आ जाए, या फिर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र का मान है वो एक समान होना चाहिए, ताकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो विद्युत क्षेत्र है वो आसानी से उसको अपन बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप गॉसीय पृष्ठ का सिलेक्शन करोगे तो गॉसीय पृष्ठ का सिलेक्शन करते समय आपको ध्यान में रखना है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री हो, या फिर विद्युत क्षेत्र है वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गॉस के नियम को किस तरीके से काम में लेना है तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहला आप काम क्या करोगे? सबसे पहला आपको काम करना है विद्युत फ्लक्स निकालना है, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस के नियम की सहायता से आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है, गॉस के नियम से। फिर क्या करोगे आप?
दूसरा काम आपको करना है, फिर से आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है, लेकिन वो देखो गाउस के नियम की सहायता से भी विद्युत फ्लक्स को ज्ञात किया जा सकता है। और एक फॉर्मूला भी है अपने पास में, इंटीग्रेशन करते हैं इस वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उस फॉर्मूले को काम में लेकर के, यानी कि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, यानी कि सूत्र की सहायता से आपको काम में लेना है, सूत्र की सहायता से। ठीक है, गाउस का नियम क्या होता है? फ्लक्स ज्ञात करने का फॉर्मूला सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और फॉर्मूला बेटा क्या होता है फाई ज्ञात करने का? वो होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर तीसरा स्टेप बेटा आप क्या करोगे? तीसरे स्टेप के अंदर आपको इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि आप फ्लक्स यहाँ से फॉर्मूले से मतलब गाउस के नियम की सहायता से निकालो या फिर फॉर्मूले की सहायता से निकालो, दोनों ही केस में जो फ्लक्स आएगा वो सेम आएगा, यानी कि दोनों को अपन बराबर करेंगे। यानी कि यहाँ से लिखेंगे अपन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और इस फॉर्मूले को काम में लेंगे और आंसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो परिमाण ज्ञात करना कि कोई भी एक अनंत लंबाई का सीधा तार दिया गया है और एक समान आवेशित है, उसकी वजह से आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास में एक समान आवेशित है। चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ, डायग्राम बीच में बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ। अनंत लंबाई का है तो ऊपर भी डैश डैश बना दो, नीचे भी डैश डैश बना दो। फिर आपको यहाँ से ये दिया हुआ है आर दूरी पर एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे पी, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट पी, और आपको निकालना है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैंने आपको स्टेप बताए हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? गाउस के नियम को काम में लोगे, वहाँ से फ्लक्स निकालोगे, फिर फॉर्मूले को काम में लोगे, वहाँ से फ्लक्स ज्ञात करोगे और दोनों को बराबर कर देना, वहाँ से ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हम निकालेंगे गाउस के नियम की सहायता से विद्युत फ्लक्स। लेकिन गाउस का नियम जो अप्लाई होता है वो एक बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होता है, तो यहाँ पर हमारे को विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा और उस बंद पृष्ठ को बोला जाता है गाउसीय पृष्ठ। तो सबसे पहला काम है आपको गाउसीय पृष्ठ बनाना। तो सबसे पहले हम गाउसीय पृष्ठ बनाएंगे। अब गाउसीय पृष्ठ हमारे जो सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसके हिसाब से गाउसीय पृष्ठ हमारे दो टाइप के ही बनेंगे, एक तो बनेगा बेलनाकार या फिर बनेगा गोलाकार। ठीक है, गाउसीय पृष्ठ लेते समय आपको क्या करना है, जैसे मेरे को यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ लेते समय आपको एक कोशिश करनी है कि विद्युत क्षेत्र का मान एक जैसा हो। जैसे मैं यदि यहाँ पे बेलन बना लेता हूँ, ये तार है, इस तार के चारों ओर यदि मैं एक बेलन बना लेता हूँ, मान लेते हैं कि इस तार की लंबाई, मैं मान लेता हूँ कि तार की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक L है, वैसे तो अनंत है, मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक लंबाई L मान लेता हूँ और L लंबाई का एक बेलन बना लेता हूँ और उस बेलन की जो त्रिज्या है वो यहाँ से यहाँ तक यानी कि R त्रिज्या है, तो एक बेलन बना लेता हूँ। तो आप ध्यान देना कि इस बेलन का जो प्रत्येक बिंदु होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक बेलन बनाया, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं एक बेलन बनाता हूँ, ये मैंने यहाँ पे एक बेलन बना दिया। यदि मैं यहाँ पर बेलन बनाता हूं तो बेलन का प्रत्येक बिंदु, क्योंकि ये जो तार होगा वो उस बेलन के अक्ष पर होगा, क्लियर है। अब ये जो तार होगा, इस तार के प्रत्येक बिंदु से यदि आप देखोगे, इसका प्रत्येक बिंदु देखोगे आप, इस जैसे ये बेलन है आपके पास में, ठीक है, ये आपके पास में फॉर एग्जाम्पल बेलन है ऐसा, तो इस बेलन के जितने भी पॉइंट होंगे वो तार से समान दूरी पर होंगे और कितनी दूरी पर होंगे, वो R दूरी पर होंगे, क्लियर है। यानी कि इस बेलन से आप पॉइंट यहाँ पर लो, भले इधर लो या यहाँ पर लो, यहाँ पर कहीं पे भी लो, वो इस तार से कितनी दूरी पर होगा, R दूरी पर होगा। और जब R दूरी पर होने की वजह से इस बेलन के किसी भी मतलब इस बेलन के पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा तो वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। मैं कहता हूँ कि इस तार से यहाँ पे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 10 है, तो यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, 10 होगा, यानी कि पूरे पृष्ठ पे कैसा होगा, एक जैसा होगा। और मैंने बोला था कि गाउसीय
पृष्ठ का सिलेक्शन करते समय आपको एक ऐसा गौसीय पृष्ठ लेना है कि उसके प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा हो, एक जैसा हो। और यहाँ पर यदि हम बेलन ले लेते हैं तो बेलन के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। यानी कि यहाँ पे सुविधा के लिए हमने एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करी है। क्लियर है। अब देखते हैं, हम देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहला काम क्या करेंगे, एल लंबाई का और आर त्रिज्या का, यानी कि हम लिखेंगे एल लंबाई तथा आर त्रिज्या के बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, पहला काम ये होगा। क्लियर है। उसके बाद में बेटा हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे गौसीय पृष्ठ बना लिया और आपको यहाँ पे दिया भी गया है तार का रेखीय आवेश घनत्व आपको दिया गया है। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है। कितना है, घनत्व लैम्बडा। पिछले टॉपिक के अंदर मैंने सारी चीजें बताई थी, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतनीय आवेश घनत्व, वहां पे जाकर वीडियो के अंदर आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा, क्योंकि रेखा पर आवेश फैला हुआ, रेखीय आवेश घनत्व होगा बेटा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है लैम्बडा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, आपको गॉस के नियम को काम में लेना है और आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन गॉस के नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू, बंद पृष्ठ है तो बंद पृष्ठ को मतलब बंद पृष्ठ को बताने का तरीका ये होता है, और इंटीग्रेशन करेंगे बंद पृष्ठ का, लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर है। यहां से डॉट को हटाएंगे तो ऐसा भी लिख सकते हो ई डी ए कॉस थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे जो बंद पृष्ठ है उस बंद पृष्ठ के यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र होगा नहीं, यहाँ पर भी होगा नहीं। ठीक है ना। यानी कि ये जो पूरा बंद पृष्ठ है इसको यदि अपन डिवाइड करते हैं तो ये 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। कैसे बेटा, देखो, एक तो इसके चारों ओर का ये जो क्षेत्रफल है इसे बोलेंगे वक्राकार क्षेत्रफल। एक ऊपर जो क्षेत्रफल है ये वाला कैसा है, वृत्ताकार क्षेत्रफल। और ये भी बेटा कैसा है, वृत्ताकार क्षेत्रफल। यानी कि पूरा जो बेलन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो ऊपर वाला वृत्ताकार क्षेत्रफल, एक नीचे वाला वृत्ताकार क्षेत्रफल और इसके चारों ओर का वक्राकार क्षेत्रफल। तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो अलग ज्ञात करेंगे, नीचे से निकलने वाला फ्लक्स है वो अलग ज्ञात करेंगे, ये वाला जो फ्लक्स है वो अलग ज्ञात करेंगे और ये वाला जो फ्लक्स है वो अलग ज्ञात करेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। जो सॉरी यहाँ पे हमने फॉर्मूला काम में लिया, तो ऐसे करते हैं अपन सूत्र की सहायता से, सूत्र की सहायता से। ठीक है, यहाँ पे अपन फॉर्मूले को काम में ले रहे हैं तो सूत्र की सहायता से लिख लेंगे। ठीक है, तो अपन लिखेंगे, ऐसा कर लेते हैं कि इस फ्लक्स को निकालने के लिए इस पूरे को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। लिखेंगे S1 पृष्ठ ई डी ए कॉस थीटा। मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो पृष्ठ है वो कौन सा है, S1 है। कौन सा है, S1। इस पृष्ठ को मैं मान लेता हूं ये पृष्ठ कौन सा है बेटा, S2 है। और ये वाला जो पृष्ठ है वो कौन सा है, S3 है। तो इसको 3 भागों में अलग अलग डिवाइड कर लेता हूं। तो ऐसे लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा कि भाई दूसरे पृष्ठ से कितना निकल रहा है वो अलग याद कर लेंगे, और फिर लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा तीसरे पृष्ठ से कितना निकल रहा है वो ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है। ठीक है, अब देखो पहले पृष्ठ की बात कर रहा हूं। पहला पृष्ठ ये है, ये कैसा है, वक्राकार क्षेत्रफल है। और वक्राकार जो क्षेत्रफल होगा, वृत्ताकार जो क्षेत्रफल होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जैसे ये वाला एरिया है वृत्ताकार है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, बाहर की ओर। अरे क्षेत्रफल की डायरेक्शन कैसे होती है, क्षेत्रफल के तल के लंबवत बाहर की ओर। यानी कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन कैसे है,
बाहर की ओर है, यानी कि S1 की डायरेक्शन बाहर की ओर है। लेकिन यहाँ पर पूछा जाए विद्युत क्षेत्र कौन सी डायरेक्शन में होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना हम सीखे हैं। विद्युत क्षेत्र तो हमेशा कैसा होगा, तार के लंबवत होगा। क्या इस वाले पृष्ठ के अंदर से फ्लक्स पास हो सकता है? क्या इसमें से ऐसे बल रेखा गुजर सकती है? क्या नहीं गुजरेगी। बल रेखा तो इस वक्राकार भाग से ही पास होगी, ऊपर वाले भाग से और नीचे वाले भाग से कभी भी विद्युत बल रेखा पास नहीं होगी। बल रेखा पास नहीं होने का मतलब फ्लक्स क्या है, जीरो है। वैसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी बेटा थीटा कितना बनेगा, S2 कैसे होगा, नीचे की ओर। एक ही डायरेक्शन कौन सी होगी, S2 की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो यहाँ पर भी बेटा थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यानी कि यहाँ पर भी थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो वैसे ये तो जीरो हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ये वाले को सॉल्व करेंगे, ये जो वक्राकार भाग है इसके ऊपर वाला, इस वक्राकार भाग का कोई भी बिंदु ले, जैसे ये पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, बाहर। इस पॉइंट पर क्षेत्रफल की डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर। ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, बाहर। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्रफल की डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर की ओर। यानी कि इस वक्राकार पृष्ठ का यदि कोई भी आप बिंदु लेते हो तो उस प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी हमेशा बाहर की ओर होगी। यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु पर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर है? फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से, अरे थीटा की वैल्यू 90 रखो, 0 बन जाएगा, प्लस थीटा की वैल्यू 90 रखो, 0 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रखो, कॉस 0 कितना होता है, आखा। आखा बोले तो 1 होता है, तो हम लिखेंगे EDA और यहाँ पे लिख देंगे S3। यानी कि 0 को इसके साथ में जोड़ो कि मत जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो E क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा। E की वैल्यू प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगी तो हम E को बाहर ले सकते हैं। यहाँ पे DA का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, S3 का मतलब ये जो वक्राकार भाग क्षेत्रफल है ना, उसका हमारे को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब आपको पूरा क्षेत्रफल निकालना है। पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrl। यदि बेलन की लंबाई l है, त्रिज्या r है, तो फॉर्मूला होता है 2πrl। और हमने यहाँ पर जो l लंबाई ले रखी है, तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा बेटा वो आ जाएगा फाई इज इक्वल टू E 2πrl। और ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। यानी कि यहाँ पे हमने फ्लक्स फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, यही फ्लक्स हम गाउस के नियम की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ये पृष्ठ कैसा है, बंद है। बेलन तो बंद पृष्ठ होता है, बंद पृष्ठ के लिए गाउस का नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गाउस का नियम अप्लाई करूंगा और फिर मैं फ्लक्स को ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो बेटा ये कॉपी में लिख दिया क्या इसे, ठीक है लिख दिया, रख पर्दे इसे। ठीक है, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की ये सारी रस्में तोड़ चले। अरे भाई काय की रस्में तोड़ चले, अभी तो पढ़ाई कर ले बेटा चुपचाप, है ना। हाँ, हम लिखेंगे गाउस के नियम की सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अरे ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है, सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है बेटा, सिग्मा क्यू होता है, आपको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। किससे, इस बेलन के अंदर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा वो निकालना है। तो फॉर्मूला सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब जो आपने बंद पृष्ठ लिया है, बेलन लिया है, उसके अंदर टोटल आवेश कितना है। इसके अंदर जो टोटल आवेश होगा वो ये वाला होगा। अरे यहाँ पे जो प्लस आवेश फैला हुआ है ना, ये वाला इस बेलन के अंदर, तो ये वाला होगा ना जो L लंबाई का जो बेलन है, इस L लंबाई का जो तार है, इसके अंदर जो आवेश होगा वो पूरे बेलन के अंदर होगा। तो कैसे निकाले, मान लेते हैं कैसे करेंगे, अरे भाई यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा दिया गया है, बहुत सिंपल है ना।
रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। अरे आपको लंबाई L दे रखी है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो आवेश है वो Q है। कितना है बेटा? Q है। इसकी लंबाई L दे रखी है, तो यहाँ से लैम्बडा का फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाय L। बनेगा कि नहीं? आपको तो L तो दिया हुआ है, लैम्बडा भी दिया हुआ है, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? लैम्बडा इंटू L आएगा कि नहीं? बस वही आपको यहाँ पे रखना है, लैम्बडा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बस आ गया फ्लक्स गाउस के नियम की सहायता से। इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देंगे, क्योंकि आप फ्लक्स यहां से निकालो बोले यहां से निकालो, शुड बी इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी कि अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 की सहायता से दोनों को बराबर करो भाई। इसे रफ कर दो, है ना बेटा? इसे मैं रफ कर रहा हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो अपन लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे बेटा? यहां पे मैं लिख लेता हूं समीकरण 1 व 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 की सहायता से। अरे ये कितना बेटा? E2 पाई आर एल, E2 पाई आर एल इज इक्वल टू, और ये बेटा कितना है? लैम्बडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ L से L मर गया, अरे यहाँ पे L से L क्या हो गया? मर गया। क्या करूं मैं? मर जाऊं? E इज इक्वल टू 2 पाई आर लैम्बडा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E आपको क्या मिलेगा? यहाँ से जो E मिलेगा, E जो मिलेगा वो मिलेगा बेटा हमारे को E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और यही बेटा विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है। यदि आपको रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा दिया गया है और आप पूछा गया कि r डिस्टेंस पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो फॉर्मूला निकल के आएगा E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको एक और भी तरीके से लिखा जा सकता है। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, या फिर करके ऐसा भी लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू, मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूँ, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूँ। अरे जैसे 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो 4 आ गया, पाई आ गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के भी लिखा जा सकता है, यानी कि फॉर्मूला बनेगा 2, यहाँ पे लिखा मैंने के लैम्बडा, नीचे क्या बचेगा? आर। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना? तो फॉर्मूला आपके पास में ये वाला भी बन सकेगा। यदि के की फॉर्मेट में लिखना है, फॉर्मूला ये काम में आएगा। आपको लैम्बडा की फॉर्म में लिखना, मतलब आपको लिखना है एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में, तो फॉर्मूला ये वाला काम में आएगा। कोई भी आप फॉर्मूला काम में लेकर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, देखिए बेटा, यहां पर आया E इज इक्वल टू 2 के लैम्बडा अपॉन में आर, और यहां पर आया लैम्बडा अपॉन में 2 बाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसको सदिश रूप में भी लिखा जा सकता है, सदिश रूप में। सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? E वेक्टर इज इक्वल टू, सदिश कैसे लिखा जाता है? पहले परिमाण लिखो इसका, क्या है? लैम्बडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और पीछे क्या लेते हैं? दिशा लिखते हैं, और दिशा को लिखने के लिए एकांक सदिश काम में लिया जाता है। और एकांक सदिश कौन सा काम में लेंगे? देखो बेटा, ये जैसे तार था, इसकी वजह से आपने विद्युत क्षेत्र r दूरी पर ज्ञात किया यहाँ पर, और डायरेक्शन भी कौन सी आई? ये वाली। अरे r की डायरेक्शन बेटा आपने ये ले रही है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी ये आ रही है, यानी कि हम क्या करेंगे? r का एकांक सदिश ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे r का एकांक सदिश। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये भी फॉर्मूला सही है। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हमारे को यहाँ पे ग्राफ भी बनाने के लिए पूछा जा सकता है, E तथा R के मध्य ग्राफ, E तथा R के मध्य ग्राफ, वो कैसा बनेगा? E तथा R के मध्य ग्राफ, चलो बनाते हैं। देखिए E तथा R, E ऊपर है, यहाँ पे R नीचे है, यानी कि E समानुपाती 1/R है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा E और यहाँ पर आ जाएगा R। यदि यही पूछा गया होता कि आपको जो ग्राफ है बेटा वो बनाना है E तथा 1/R के बीच में, यहाँ पर बेटा जो मैंने पूछा है वो पूछा है, यहाँ पे E तथा R तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती होता तो ग्राफ इस तरीके से बनता है। बट E तथा 1/R, E तथा 1/R, यानी कि इस पूरे के साथ में ग्राफ कैसा बनेगा? अरे पूरे के साथ में तो ये क्या है? समानुपाती है, और जब कोई भी वैल्यू समानुपाती होती है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनेगा, और वो कहाँ से पास होगा? मूल बिंदु से पास होगा, यानी कि जो ग्राफ बनेगा बेटा वो ऐसा बनेगा।
यहाँ पर आ जाएगा E और यहाँ पर आ जाएगा 1/r, और इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो बच्चों आज जो हमने सीखा वो सीखा है एक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका वैल्यू कितना होता है 2 के लैम्बडा अपॉन में r या फिर लैम्बडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r भी होती है। उसके ग्राफ को हमने देखा, डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, उस सभी चीज़ों को सीखा। कल का जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम जो बेटा सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे कि कोई भी एक चालक प्लेट दे रखी है और उसकी वजह से किसी भी स्थान पे विद्युत क्षेत्र कितना है उसको हम सीखेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको ये चैनल ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को आगे वाले वीडियो बनाने के लिए मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।